आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल लेके आया हूँ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल मैं अभी जल्दी में पढ़ रहा था, हालांकि थोड़ा सा पुराना आर्टिकल है बट बहुत ही रेलिवेंट और बहुत कुछ सीखने के लिए है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक नया मेथड, मतलब इंटरनेट से इंस्पायर होके जो हमारी पावर सप्लाई होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो पावर हम लोग सप्लाई करते हैं उसको मॉडिफाई किया है और उसको पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्सपेरिमेंटल तौर पे इम्प्लाई करके देखा है और काफ़ी कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्या हम लोग इंटरनेट से इंस्पायर होके जो पावर भेजते हैं, जो कि अभी कंटिन्यूसली जाती है, क्या हम उसे पैकेट के फॉर्म में भेज सकते हैं, और अगर पैकेट के फॉर्म में भेजेंगे तो क्या प्रोसेस होगा और उससे बेनिफिट क्या क्या होंगे। इन सबको आज की इस रिसर्च पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी जो करंट सिनारियो चल रहा है उसके अंदर क्या होता है कि भैया पावर आपकी थर्मल पावर प्लांट में जनरेट हुई, थर्मल पावर प्लांट से गई भैया ट्रांसफार्मर पे, स्टेप अप होके ट्रांसमिशन सिस्टम में, एंड देन फर्दर स्टेप डाउन हो के वो हमारे घर तक आती है। लेकिन ये क्या है, एक कंटिन्यूस पावर है, एक कंटिन्यूस फ्लो होता है, जैसे पानी नदी में बह रहा है। ठीक है, आपको जैसे आपको सिग्नल आपने पढ़े होंगे, एक होते हैं कंटिन्यूस सिग्नल और एक होते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल में क्या होता है कि हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में सिग्नल आ रहा होता है। कंटिन्यूस सिग्नल क्या होते हैं कि जो लगातार फ्लो करते हैं, जिसमें ब्रेक नहीं होता है। तो इस तरीके की कंटिन्यूस पावर जो होती है अभी के समय में ट्रांसफ़र की जा रही है। तो जैसे आप देखते होंगे कि जैसे ही वहाँ से बटन दबाया आपने अपने घर में, अगर लाइट आ रही है तो लगातार आती रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि पावर ब्रेक हो रही हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस फ्लो। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक्चुअली हुआ क्या है, जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन होता जा रहा है, अब ऐसे में दो चीज़ें, एक तो सप्लाई हमारी, पहले हम सारी सप्लाई जो थी हम बनाते थे अपनी फॉसिल फ्यूल वाले सोर्सेज से, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर हो गया, तो ये बहुत ही स्टेबल। अब उसको पूरी करने के लिए पहले क्या होता था, हम जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, थर्मल पावर प्लांट थे, बड़े बड़े प्लांट थे, कोई टेंशन नहीं थी, बहुत ही स्टेबल प्लांट होते थे। बट अब क्या है, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गई। तो भैया सोलर और विंड के ऊपर अगर आप रिलाई करोगे तो वहाँ पर समस्या ये है कि इंटरमिटेंसी की, ये मैंने आपको अभी जल्दी में बताया भी था। इंटरमिटेंसी, इंटरमिटेंसी का क्या मतलब होता है कि हवा चली नहीं चली, ऐसा तो नहीं है कंटिन्यूसली हवा चल रही है, या धूप, अब जैसे सोलर है, सोलर में अगर सन निकला होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बादल आ गए तो दिक्कत है। तो मतलब क्या है कि अगर आप सोलर से पावर को मॉनिटर करोगे तो पावर ऐसे ऐसे करके कुछ वेरिएबल पावर बनती है, डिपेंड करेगा कि कितना सोलर निकल रहा है। तो दूसरी बात, एक तरफ सप्लाई हमारी फ्लक्चुएट कर रही है, दूसरी तरफ डिमांड हमारी लगातार बढ़ रही है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल कार्स लेने लगे, पहले हम लोग पेट्रोल वाली कारें चलाते थे, है ना, डीजल वाली कारें चलाते थे, तो उस केस में हमें इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था, हम लोग बाहर गए पेट्रोल पड़वा लिया। अब क्या है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रीफाई करते जा रहे हैं अपनी कारों को, बाइक को, तो ऐसे केस में डिमांड लगातार बढ़ाते जा रहे हैं हम अपनी, कि भैया हमें अब कार भी चार्ज करनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल की डिमांड लगातार, अगर आप देखोगे पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ रही है, लोग एसी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड जो है वो लगातार ऊपर जा रही है और वहीं पर जो सप्लाई है वो हमारी फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, जो पुराने कोल और न्यूक्लियर पावर प्लांट थे जो कि एक स्टेडी पावर देते थे, वो अब बंद होते जा रहे हैं। बिकॉज मतलब इंडिया में अभी उतना नहीं, लेकिन अगर आप बाहर कंट्रीज में जाके देखोगे, जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हम 100% अगर पावर कंजम्पशन है तो उसमें से 40% पावर मान के चलते हैं अगर रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है। तो ये जो 40% पावर आ रही है ना, ये क्या है, ये अनरिलायबल पावर हो गई है, अनरिलायबल। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, अनरिलायबल पावर होगी। मतलब अब ये पावर जो है ये बड़ी फ्लक्चुएटिंग पावर है, इसके ऊपर हम 100% रिलाई नहीं कर सकते, ये डिपेंड करेगा वेदर कंडीशंस एंड ऑल दैट। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा विंड एंड सोलर लगाएंगे तो एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन पावर जो बनेगी वो वेदर के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। जैसे अब आजकल आपको सुना होगा, बहुत पुराना टर्म हो गया वैसे अब तो, कि स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट है। तो स्मार्ट ग्रिड का क्या मतलब हुआ कि पहले जो सिस्टम होता था उसके अंदर न्यूक्लियर, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, ये और मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे हाइड्रोलिक, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट की बात होती थी।
अब क्या हुआ है, अब मेजॉरिटी में विंड पावर प्लांट और सोलर भी एंटर कर गए हैं, समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ जो डिमांड आ रही है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी आने लग गई है, ठीक। तो ये सारी चीज़ों ने क्या करा है, हमने ग्रिड को तो स्मार्ट कर दिया कि भाई ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा, मतलब बिल्डिंग्स में जो भी पावर कंज्यूम हो रही है उसकी जानकारी दी जाएगी, तो ये स्मार्ट तो करा है। बट रिन्यूएबल एनर्जी का अल्टीमेटली हमने इंटीग्रेशन बढ़ा दिया है ज़्यादा से ज़्यादा। अब जैसे आप देख रहे हो कि आजकल इंडिया में भी सोलर रूफ टॉप का बहुत चलन चल रहा है। तो सोलर रूफ टॉप क्या होगा, धीरे धीरे लोग सोलर पैनल लगवाते जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब इन सब घरों से, देख रहे हो आप यहाँ पे सोलर रूफ टॉप लगा हुआ, अब इन सब घरों से पावर जाने लगेगी। तो अल्टीमेटली जो 100% जो कंजम्पशन था उसमें जो हिस्सेदारी न्यूक्लियर और थर्मल की थी, और अब उसमें मेजॉरिटी धीरे धीरे सोलर और रिन्यूएबल जो विंड है ये कवर करते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन समस्या यहीं पर है कि ये वेदर डिपेंडेंट है, इंटरमिटेंट सोर्स हैं, कांस्टेंट सोर्स नहीं है पावर के। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे जैसे हमने देखा कि भैया डिमांड बढ़ रही है, तो पुराने अगर तरीके से डील करने की कोशिश करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने पड़ेंगे, है ना। और बैटरीज या तो हम इस्तेमाल करें, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ बैटरी लगाओ भैया, ताकि जो जिस समय सोलर ज़्यादा है उस समय पावर बैटरी में स्टोर हो जाए, जिस समय सोलर नहीं है तो बैटरी सप्लाई करें, जिससे क्या हो, बैटरी अगर हम सोलर के साथ, देखो एक बात समझो, अगर केवल सोलर यूज़ करते हो तो ये हाईली फ्लक्चुएटिंग सोर्स है, हाईली फ्लक्चुएटिंग सोर्स है, इसी को हम कहते हैं इंटरमिटेंसी। वहीं पर अगर आप सोलर प्लस बैटरी लगा लेते हो तो उससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है ना। जाकि आप दिन के टाइम में सोलर से, रात के टाइम में बैटरी से, या दिन में बादल आ गए तो सोलर प्लस बैटरी मिलके सप्लाई करेगा, तो एक तरीके की पावर को स्टेबलाइज करा जाता है। तो या तो हम बैटरी बहुत बड़ी बड़ी इंस्टॉल करें सोलर और विंड के साथ, या फिर हम पम्प्ड हाइड्रो का इस्तेमाल करें एक्स्ट्रा, ताकि हम एनर्जी को स्टोर करके रख सकें जब डिमांड आएगी, क्योंकि डिमांड आपकी बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करती है। और मान के चलते हैं आपके पास इतनी सप्लाई है और डिमांड इतनी आ गई, तो ये डिमांड कैसे पूरी करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और या फिर क्या करें, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन हम लोग बिछाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर को हम लोग भेज सकें जब ज़रूरत हो। चाइना जो है इसमें बहुत हैवली इन्वेस्ट कर रहा है इस अप्रोच में, बट समस्या क्या आती है, अगर आप ये पुरानी अप्रोच, ओल्ड वे ऑफ डीलिंग दिस प्रॉब्लम, अगर ओल्ड वे का इस्तेमाल करोगे टू डील दिस प्रॉब्लम, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, पैसा बहुत, मतलब वही कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी, क्योंकि भैया पैसा बहुत चाहिए होगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट, कि भैया क्या सरकार इतना पैसा इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के मूड में है। तो ये पॉलिटिकल विल जो है चाइना में मिल जाती है, पैसा भी चाइना के पास बहुत है, भी दूसरे कंट्रियों को बांट रहा है तो अपने यहाँ तो है ही। तो ये चाइना जो है वो कन्वेंशनल तरीके पे जा रहा है। इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो यूएस के इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर काम करा, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंटरनेट से इंस्पिरेशन ली। इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट में कॉन्सेप्ट होता है पैकेट स्विचिंग का, कि इंटरनेट में क्या होता है कि जब भी रिसीवर को किसी पर्टिकुलर डाटा की ज़रूरत होती है तो पूरा जो डाटा का चंक है वो एक बार में नहीं भेजा जाता है, उसको हम लोग पैकेट्स में फॉर्म में भेजते हैं। और मल्टीपल रूट्स लेके तुम किसी भी रास्ते से, मान लेते हैं एक बार तुम्हारा डाटा यहाँ से आया, अगली बार ये वाला रास्ते से आया, अगली बार ये वाले रास्ते से आया, तो मल्टीपल रास्ते से पैकेट्स के फॉर्म में तुम्हारा डाटा पहुंचता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज़ ओपन करते हो, कोई इमेज खोलते हो, तो ऐसा नहीं कि जैसे आपने बटन दबाया इमेज खुल गई, ठीक है, उसको टाइम लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, जो हम स्पीड की बात करते हैं, इंटरनेट की स्पीड कितनी अच्छी आ रही है। स्पीड अच्छी होने का मतलब क्या है कि जो सेंटर से डाटा के पैकेट्स भेजे जा रहे हैं वो कितनी तेज़ी से भेजे जा रहे हैं, कितनी फ्रिक्वेंटली पैकेट्स आ रहे हैं। अगर मान के चलते हैं स्पीड कम है तो एक पैकेट आएगा, थोड़ी देर बाद दूसरा पैकेट आएगा, थोड़ी देर बाद तीसरा पैकेट आएगा। वहीं पर अगर स्पीड बहुत अच्छी है तो लगातार बहुत फ्रिक्वेंटली पैकेट आएंगे, तो डाउनलोडिंग भी जल्दी हो जाएगी और आपकी इमेज भी जल्दी से खुल जाएगी। खैर, इसके बारे में बहुत डिटेल में तो कोई सीएस वाला बंदा आपको समझा सकता है, मैं तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हूँ, तो आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ मैं कि इस तरीके से इंटरनेट में काम होता है पैकेट स्विचिंग। इसके बारे में पढ़ लेना, नेट पे बहुत डिटेल में दे रखा है। तो पैकेट स्विचिंग के रूप में हम लोग डाटा पैकेट्स को भेजते हैं और इससे ही हम लोग मैनेज करते हैं। तो भाई मान के चलते हैं हमारे पास एक डाटा सेंटर है, एक बंदा यहाँ 3-4 बंदे नेट चला रहे हैं, तो सब ने डिमांड डाल दी कि भाई हमें पैकेट चाहिए। तो क्या होगा, पैकेट निकलेंगे एज पर द डिमांड, पैकेट इसके पास पहुंचेंगे, कुछ पैकेट इसके पास, कुछ इसके पास। तो हर समय जैसे एक बार में ये पैकेट निकला, यहाँ गया, तब थोड़ी देर के लिए ये पैकेट भेज दिया, इधर भेज दिया, तो क्या सबके पे इमेज लोड होने लग जाएगी, इस पे भी इस पे भी। तो ऐसा नहीं है कि पहले हमने एक कंज्यूमर लॉक कर लिया और उसे सारे डाटा भेज दी, नहीं नहीं। यहाँ पर इंटरनेट में क्या होता है कि धीरे धीरे सबको थोड़ा 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 पैकेट्स के फॉर्म में डाटा भेजा जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, इट इज़ अ डिस्क्रीट कम्युनिकेशन, डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा के पैकेट्स बना लिए कि मिनिमम इतने साइज का पैकेट है, ये हम भेजेंगे। कितने फ्रिक्वेंटली भेजेंगे डिपेंड करेगा कि जो रिसीवर है वो कितनी प्रायोरिटी से चीज़ें मांग रहा है, कितना अच्छा उसके पास बैंडविड्थ लगा हुआ है। तो यहीं से इंस्पायर होके क्या हुआ, आइडिया इंजीनियर्स ने सोचा, इन्होंने कहा कि अभी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड है
वो हर समय पावर दे रही हैं, ठीक है। तो अब जो डिमांड, जैसी डिमांड आती है पावर आने लगती है। तो मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पानी बह रहा है, तुमने टैप खोला और तुम्हारी टंकी में पानी आने लग गया, इट इज़ अ कंटिन्यूस वे। लेकिन यहाँ पर नया आइडिया क्या दिया इंजीनियर्स ने, इसमें इन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग ग्रिड को इंटरनेट की तरह ऑपरेट करवाएं। मतलब जो भी हमें पावर भेजनी है वो इंस्टेंटली एक पावर, एक रिवर की पानी की तरह ना देकर स्मॉल चंक्स में हम पावर को दें, पैकेट्स की फॉर्म में पावर को डिलीवर करें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इससे क्या होगा कि जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी, तो जो पावर तुम्हारी पहले कंटिन्यूसली लगातार फ्लो होती रहती थी, वो अब पैकेट्स के फॉर्म में आएगी कि भैया ठीक है, इतना पैकेट ऑफ पावर हम तुम्हें दे रहे हैं, आप कंज्यूम कर लो, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो नेक्स्ट पैकेट दोबारा हम फिर भेज देंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल पैकेट के फॉर्म में हम लोग जो है वो यहाँ पर पावर को भेजेंगे। तो अब ये काम कैसे करेगा, मान के चलते हैं तुम्हारे पास एक वाटर हीटर्स हैं, वॉशिंग मशीन है, या कोई इलेक्ट्रिक कार चार्जर्स हैं, ये सब के सब हम लोग इनको क्या करेंगे, हम इनको मॉडिफाई करके स्मार्ट हीटर्स, स्मार्ट वॉशिंग मशीन और स्मार्ट इलेक्ट्रिक चार्जर्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये क्या करेंगे, मान के चलते हैं तुम्हें पानी गर्म करना है, तुमने बटन ऑन कर दिया, अब स्मार्ट हीटर जो है ये ग्रिड को मैसेज भेजेगा कि एक रिक्वेस्ट पहुंचेगी, ठीक है। मान के चलते ये तुम्हारा पावर यूटिलिटी सिस्टम है जहाँ से पावर आती है, तो ये भैया एक मैसेज जाएगा कि भैया वी नीड इलेक्ट्रिकल पावर, हमें कुछ इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, कितनी चाहिए, रिक्वायरमेंट हम भेज देंगे। अब ऐसे में क्या होगा, अगर इस ग्रिड के पास, इनके पास एक्स्ट्रा पावर होगी उस दौरान, तो ये यस कर देंगे और पावर यहाँ से पैकेट की फॉर्म में, उतने पैकेट ऑफ पावर जो होंगे वो इनके पे आ जाएंगे। वहीं पर अगर मान के चलते हैं उनके पास पावर नहीं है, तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। मान के चलते हैं भाई हमारे पास 10 यूनिट पावर है, ठीक है, और मान के चलते हैं 15 घरों ने डिमांड करी, तो 15 में से किन्हीं 10 घरों को हम 10 यूनिट भेज देंगे, बचे हुए 5 घर जो हैं उनका जो डिवाइसेस है उसको थोड़ी देर हम लोग वेट मोड पे रख देंगे कि भैया ठीक है, थोड़ा यार इंतजार कर लो, ठीक, उसके बाद देंगे, ठीक। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद फिर से एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, अब अगर यहाँ पे फ्री हो गई होगी तो पावर तुम्हारे तक आ जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिवाइस को वेट करना पड़ेगा और इस तरीके से पावर के पैकेट्स के फॉर्म में हम लोग देंगे, पावर रिसीव करेंगे। देखो कोई भी एक बात समझो, मैं यहाँ पर मेरा काम क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है या ये टेक्नोलॉजी बहुत ख़राब है, ये रिसर्च जो हुई है ये बेकार है या अच्छी है। मेरा काम क्या है कि मैं आपको इस चैनल के थ्रू, इस सीरीज़ के थ्रू इनोवेटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में डालूं कि किस तरीके से वर्ल्ड में रिसर्च चल रही है, किस तरीके से वर्ल्ड में लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन मोटिव है। तो अब इसके बारे में आपको अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन मौजूद है, इस पर बहुत रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। ये आइडिया मैं आपको इन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ी सी बात और बची हुई है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मन में आ रहा होगा यार ये क्या है, ठीक है। तो आप इसके लिए और डिटेल में पढ़ेंगे, ये एक एरिया है रिसर्च का जो आप खोल सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है हर कोई अपने हिसाब से लेगा, तो इसमें करना क्या है, जब भी हमें ज़रूरत होगी, जब भी किसी को ज़रूरत होगी, ठीक, तो वहाँ पर क्या होगा, डिवाइस जो होंगे वो पैकेट्स ऑफ पावर के रूप में एनर्जी की डिमांड को रखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, सबसे बड़ी बात देखो 10 यूनिट है और 15 घर हैं, अगर हम सबको पावर देने लगेंगे कंटिन्यूसली, तो हमारी क्या होगा, सप्लाई और डिमांड, ये इक्वेशन बिगड़ जाएगी। क्योंकि भैया सप्लाई तो हमारे पास 10 यूनिट की, डिमांड आई 15 यूनिट की, इसी के चक्कर में ब्लैकआउट होता है, इसी के चक्कर में ग्रिड कोलैप्स करती है। तो इसी को मैनेज करने के लिए कि भाई जब हमारे पास 10 यूनिट ही हैं और 15 यूनिट की डिमांड आ रही है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में हम केवल 10 जो इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा नीडी डिवाइसेज हैं उनको पावर देंगे और जो बचे हुए हैं उनको वेट करेंगे। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 यूनिट जो मान के चलते हैं हमारे पास मौजूद हैं, अब सोलर है, आज थोड़े से बादल हैं तो हम 10 यूनिट हैं, सोलर हट गया, मतलब हमने प्लांट कर रखे हैं चीज़ें, मान के चलते हैं अब सोलर बिल्कुल क्लियर हो गया, बादल हट गए, सॉरी बादल हट गए और अब पूरी फुल रोशनी है, तो सोलर से 5 यूनिट सोलर से आ गई, तुरंत ही हमारे पास 15 यूनिट हो गई। तो अब 15 यूनिट 15 डिमांड, सबको हम पावर पैकेट भेज देंगे। तो इससे हुआ क्या कि जो वेरिएबल डिमांड, जब मान लेते डिमांड बढ़ेगी, अगर उसी समय जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो सबके सब अच्छे से ऑपरेट कर रहे होंगे तो हम सबको पावर देंगे। अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अच्छे से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मान के चलते हैं हवा नहीं चल रही या बादल आ गए हैं, तो ऐसे केस में अगर सोलर कम दे रहा है पावर या विंड कम दे रही है, तो जो डिमांड हमारी डाउन, जो सप्लाई कम होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम डिमांड को भी कम फुलफिल करेंगे, एज पर दी रिक्वायरमेंट, एज पर दी नेसेसिटी हम डील करेंगे। तो ये हम कंट्रोल कर पाएंगे बाय दिस मेथड। तो भैया जो डिवाइसेज हैं वाटर हीटर उस पर करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि मान के चलते 15 घर हैं, 15 घर में से हम वो 10 घर कैसे सेलेक्ट करें जिनको हमें पावर देनी है 10 यूनिट अगर हमारे पास है। तो बहुत बढ़िया तरीका यहाँ पर इंजीनियर्स ने बनाया है। आपको करना क्या है, वो डिवाइस जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली
डिमांड रखेगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, अब ये क्या होगा, तो मान के चलते हैं ये इसके अंदर इनबिल्ट होगा कि भाई पानी गर्म करना है। अब देखो दो कंडीशन हो सकती हैं पानी गर्म करने की, आपने हीटर ऑन कर दिया। अब एक है कि पानी बिल्कुल ठंडा है, मतलब आपने जीरो से ऑन करा है। एक है कि पानी गर्म हो गया है, उस गर्म पानी को मेंटेन करना है। आपको पता है कि जैसे मान लो ये बिल्कुल ही ठंडा है, मान के चलते हैं ये तुम्हारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, अब इसे तुम्हें 40 डिग्री तक गर्म करना है, एक ये कंडीशन है। एक और तुम्हारा पड़ोसी है जिसके यहाँ जो पानी वाटर हीटर उसने भी ऑन कर रखा है, पर उसने पहले ऑन कर लिया तो उसका पानी 30 डिग्री पे गर्म है, उसे 40 डिग्री पर मेंटेन करना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो इनके अंदर जो सिस्टम लगा होगा, ये यहाँ पर क्या है, ये जो पानी है इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा है और इसको 40 डिग्री तक ले जाने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए, तो ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्ट रेज करेगा, टोकन रेज करेगा कि भाई हमें पैकेट्स दो, हमें पावर के पैकेट दो, हमें पावर पैकेट दो। तो ज़्यादा फ्रिक्वेंट, यहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्वेंट पावर रिक्वेस्ट जनरेट होंगी। वहीं पर पानी को मेंटेन करने के लिए हमें केवल पावर चाहिए, तो यहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट कम है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, बहुत ही कम फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्ट जनरेट होंगी। तो ये वाला जो हीटर है ये ज़्यादा, लेफ्ट वाला ज़्यादा रिक्वेस्ट रेज करेगा, तो इस केस में पावर के पैकेट जो होंगे इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। समझ में आ रही बात है, तो यही बात यहाँ पर समझाई हुई है। ठीक, तो वो डिवाइस जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपनी रिक्वेस्ट को रेज करेगी उसको हम लोग ज़्यादा पावर को अप्रूव करेंगे, पैकेट्स उसको पहले मिलेंगे कंपेयर टू द अदर डिवाइस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मोबाइल चार्जर है, अब तो मोबाइल चार्जर, तुम्हारा मोबाइल, किसी एक बंदे का मोबाइल जो है वो 40% चार्ज है, दूसरे बंदे का जो मोबाइल है वो 10% है, तो 10% वाला जो चार्जर होगा उसको इस तरीके से हम उसको स्मार्ट बनाएंगे और इस तरीके से प्लान करेंगे कि वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्ट को रेज करे। तो ऐसे केस में ज़्यादा पैकेट पहले मिलने के चांसेस इसको मिल जाएंगे, इस तरीके से प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये प्लान चल रहा है, ये इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका है। तो इसी के ऊपर रिसर्चर्स ने क्या करा है, पैकेटाइज्ड इन एनर्जी नाम की इंडस्ट्री को एक कंपनी तैयार करी 2016 में, और फंड मतलब उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया इसको। और इन्होंने क्या करा है, यूएस और कनाडा में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखा है। ठीक है, तो इनिशियल जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर जो यूएस कनाडा में इन्होंने जब एक्सपेरिमेंटल तौर पे स्टार्ट करा, तो वहाँ पर केवल स्मार्ट थर्मोस्टेट जो थे वही यूज़ करे गए। वर्मोंट एक जगह होगी, तो जो पहला प्रोजेक्ट था उसके अंदर इन्होंने भैया थर्मोस्टेट को इम्प्लांट करा कि भाई थर्मोस्टेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा, जो वाटर हीटर्स हमारे होते हैं, एग्जिस्टिंग वाटर हीटर्स थे, उनको स्मार्ट बनाया कि भाई पानी को गर्म करने के लिए रिक्वेस्ट रेज करी जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, जब वो सक्सेसफुल रहा, देन इन्होंने क्या करा, इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करते हुए ईवी चार्जर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो लेटर प्रोजेक्ट जो था उन्होंने ईवी चार्जर्स को भी इंक्लूड कर लिया है, और भी जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं, जैसे तुम्हारे घर में चार्जर हो गया, जो भी स्मार्ट डिवाइसेज हैं जिनको हम कर सकते हैं। हालांकि इनके अंदर लाइटें जो तुम्हारे घर के हो गए या फैन हो गया, इन सबको नहीं करा गया, क्योंकि भाई लाइट में हम ये नहीं कर सकते। हमें लाइट के अंदर जैसे पानी का हीटर है वो हम उसमें पैकेटिंग फॉर्म में भेज सकते हैं, थोड़ा सा वेट करवा सकते हैं। बट जैसे लाइट है, अब तुमने तो भाई बटन खोला, तुम्हें गर्मी लग रही है, पंखा खोला तुमने, तो अब क्या इंतजार थोड़ी करोगे कि वहां से रिक्वेस्ट अप्रूव हो। तो लाइट, फैन, ये जो जो बिल्कुल मतलब इमरजेंसी की चीज़ें हैं, जो मतलब बिल्कुल आपको इंस्टेंटली चाहिए, इनके अंदर ये एक्सपेरिमेंट नहीं करा गया है। ये केवल और केवल ऐसी चीज़ें जहां पर वेट किया जा सकता है, जैसे पानी अगर 5 मिनट बाद गर्म हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, कार तुम्हारी 10 मिनट बाद चार्ज हो जाएगी तो इतनी कोई टेंशन नहीं है। तो इस ऐसी चीज़ों पर ये इंप्लीमेंट करा गया है। ये आर्टिकल कैसा लगा ज़रूर बताना, और आप लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत लोगों ने जो मैंने ये नई सीरीज स्टार्ट करी है इसको प्रेस करा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका अपना जो कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके का अगर हम चाहें तो क्या इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आजकल के जो इनोवेटिव रिसर्चर्स हैं उनके लिए मैं आइडिया छोड़ के जा रहा हूँ। आप लोग जो भी चाहे एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, इस तरीके के जो आर्टिकल्स होते हैं, मैं अपने बीटेक के टाइम से इन आर्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। इससे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमारा ब्रेन जो होता है वो बहुत हद तक डेवलप होता है, हमें पता चलता है कि आसपास दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे डॉट कनेक्ट किए जा रहे हैं। तो रिसर्च अगर आपको करनी है या आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आसपास नई रिसर्च क्या हो रही है। क्योंकि मान के चलते हैं तुम कोई नई फैक्ट्री लगाओगे, तुम कोई नया काम करोगे, तो तुम्हें अगर इनोवेटिव आइडियाज़ पता होंगे तो तुम उस माइंडसेट के साथ सोचोगे। तो एक इंजीनियरिंग माइंडसेट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो रिसर्च के साथ जुड़ा रहे, और उसी को देखते हुए ये मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी। मैंने सोचा था कि शायद बच्चों को नहीं पसंद आएगी तो बंद कर दूंगा, लेकिन मैंने देखा बहुत लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू और थोड़ा फ्रिक्वेंट करता रहूँगा। कीमती समय देने